आज का अपना बिंदु है क्रिया। क्रिया व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है। हर कंपटीशन की एग्ज़ाम हो, चाहे अदर हिंदी की एग्ज़ाम हो, इस बिंदु से 2-3 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिया का अर्थ। क्रिया का अर्थ 2 बिंदुओं में समझा जा सकता है। पहला बिंदु है किसी कार्य का करना और दूसरा बिंदु है कार्य का होना। इनको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता जो है वो क्रिया है और इस क्रिया से हमें पता चलता है कि कार्य किया जा रहा है, लड़का पढ़ने का काम कर रहा है। दूसरा है लड़का कमरे में है, इस वाक्य में है जो है वो क्रिया का रूप है, इससे पता चलता है कि लड़का कमरे के अंदर है। तो दूसरा जो बिंदु था होना, इसमें दूसरा जो वाक्य है इसमें है से पता चलता है कि कमरे में होना। तो क्रिया का अर्थ जो है वो 2 बिंदुओं में समझा जा सकता है। पहला बिंदु है किसी कार्य का करना और दूसरा बिंदु है कार्य का होना। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। धातु रूप से ही हिंदी में क्रिया बनाई जाती है। हिंदी में लगभग या प्राय ना पढ़ते जोड़कर हिंदी में क्रियाएं बनती है। जैसे हिंदी में पढ़ना क्रिया होती है, पढ़ना जो है वो पढ़ धातु से बना है, इसी से पढ़ना, पढ़ती, पढ़ेगा आदि क्रिया रूप बनते हैं। अब है क्रिया की परिभाषा। क्रिया की परिभाषा है जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। इसमें 2 शब्द आए हैं, काम के होने का या काम के करने का। बोध जहाँ होता है, जिस शब्द से ये पता चलता है कि काम किया जा रहा है या हो रहा है, उस शब्द को क्रिया शब्द कहते हैं। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है, इसमें 3 पद दिए हुए हैं। लड़का पुस्तक पढ़ता है, इसमें लड़का जो है इससे किसी काम का पता नहीं चल रहा है कि काम हो रहा है या किया जा रहा है। पुस्तक जो है इससे भी किसी काम का पता नहीं चल रहा है कि काम हो रहा है या किया जा रहा है। अगला पद या जो शब्द है वो है पढ़ता है, इससे पता चलता है कि पढ़ने का काम किया जा रहा है। लड़का जो है वो पुस्तकें पढ़ता है। अब है क्रिया के भेद या प्रकार। क्रिया के भेद 3-4 प्रकार से किए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही आधारों पर भेद किए जाते हैं। पहला है कर्म के आधार पर भेद। ये वेरी इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में लगभग 90% इसी आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। इस आधार पर यानी कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। साधारण रूप से समझे तो इसको शब्द के अनुसार ही समझना है। अ का अर्थ होता है नहीं या रहित। ऐसी क्रिया जो किसके बिना हो, किससे रहित हो, कर्म से रहित हो, ऐसी क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। और स का अर्थ होता है साथ या सहित। ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर परिभाषा देखी जाए, अगर आपसे परिभाषा पूछी जाती है तो परिभाषा तो आपको ऐसी लिखनी है। अकर्मक क्रिया की परिभाषा देखिए, जहाँ वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है और वाक्य में कर्म प्रयुक्त नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, कीर्ति सोती है। इस वाक्य में सोना जो है, सोती जो है वो क्रिया है और इसका सीधा प्रभाव जो है वो कीर्ति जो करता है इस वाक्य का उस पर पड़ता है। और वाक्य में कर्म जो है वो कहीं पर भी प्रयुक्त नहीं हुआ है, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसमें जो सोना है वो अकर्मक क्रिया है। अगला वाक्य है राम और श्याम दौड़ते। इस वाक्य में राम और श्याम जो है वो तो इस वाक्य के कर्ता है, दौड़ते जो है वो क्रिया है, दौड़ना इसमें क्रिया है। इन दोनों के ऊपर जो करता है राम और श्याम, इसके ऊपर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ रहा है और वाक्य में कर्म प्रयुक्त नहीं हुआ है, इसलिए ये
दौड़ना जो है वो कर्मक क्रिया है। अगला वाक्य है राधा नाचते। इसमें नाचती है जो है वो क्रिया है, नाचना इसमें क्रिया है। इसका सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। राधा इसमें कर्ता है, कर्म कहीं प्रयुक्त नहीं हुआ है, सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। इस वजह से, इस कारण से ये जो क्रिया है वो कर्म क्रिया है। अगला है अशोक रोता है। रोना इसमें क्रिया है, रोता है, इसका सीधा प्रभाव जो है वो अशोक जो करता है उसके ऊपर पड़ रहा है। इस वजह से ये अकर्मक क्रिया है। अगला जो पांचवा बिंदु है, ये उदाहरण है वो देखिए। इसमें वह कल दिल्ली जाएगा। जाएगा, जाना इसमें क्रिया है, इसका सीधा प्रभाव दिल्ली और कल पर न पड़कर वह जो करता है इस वाक्य का उसके ऊपर पड़ रहा है। इस वजह से इसमें भी अकर्मक क्रिया है। दूसरी है सकर्मक क्रिया, जहाँ वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है और वाक्य में कर्म जो है वो प्रयुक्त होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में तो क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा था? कर्ता पर ही पड़ रहा था और उसमें कर्म प्रयुक्त नहीं हो रहा था। लेकिन जो सकर्मक क्रिया होती है उसमें प्रभाव कर्ता पर न पड़कर किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है और वाक्य में कर्म प्रयुक्त होता है। सकर्मक क्रिया के उदाहरण देखिए। रमेश गाना गाता है। इसमें गाता है वो क्रिया है, गाना इसमें कर्म है। जिस वाक्य में कर्म प्रयुक्त होता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। यहाँ क्रिया का प्रभाव जो है वो कर्म पर पड़ रहा है। रमेश गाता है, गाता जो है, गाना जो है, आगे जिज्ञासा बनी हुई है कि क्या गाता है, तो इसका जो प्रभाव है वो गाने पर आ रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए। गुरुजी ने हमें पुस्तक पढ़ाई। पढ़ाने का जो प्रभाव है वह पुस्तक और हमें दोनों पर पड़ रहा है। इस वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए यहाँ सकर्मक क्रिया है। बालक दूध पीता है। पीता जो है क्रिया, इसका प्रभाव जो है वह दूध पर पड़ रहा है। जिज्ञासा बनी हुई है कि क्या पीता है, तो उत्तर आता है दूध पीता है। तो क्रिया का प्रभाव जो है वो दूध पर पड़ रहा है। दूध इस वाक्य में कर्म है और जिस वाक्य में कर्म प्रयुक्त होता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। एक महत्वपूर्ण बिंदु देखिए। क्रिया का अकर्मक या सकर्मक होना उसके प्रयोग पर निर्भर करता है कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है, ये उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। कैसे करता है? देखिए एक उदाहरण। लड़का पुस्तक पढ़ता है। इसमें पढ़ता जो है वो क्रिया है और पुस्तक जो है वो कर्म है। इस कारण ये सकर्मक क्रिया है। इसका प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, तो सकर्मक क्रिया हो गई। अब नीचे वाला उदाहरण देखिए, वाक्य देखिए। लड़का 10वीं कक्षा में पढ़ता है। इसमें भी पढ़ता क्रिया है, लेकिन ये क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया है। इसका प्रभाव जो है वो लड़के पर पड़ता है। लड़का 10वीं कक्षा में पढ़ता है। 10वीं कक्षा में पढ़ता है, इसके आगे कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता है, बस पढ़ता है, 10वीं कक्षा में पढ़ता है। तो क्रिया का अकर्मक होना या सकर्मक होना उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। पहचान के लिए देखिए कि क्रिया, वाक्य में क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। क्रिया शब्द से पहले क्या और किसको शब्द जोड़कर अपने मन में प्रश्न करते हैं। यदि उनका कोई न कोई, दोनों शब्दों में से किसी एक का भी कोई न कोई उत्तर आपके दिमाग में आता है तो क्रिया सकर्मक होगी। और अगर इन दोनों में से किसी एक का भी या दोनों का ही उत्तर नहीं आता है तो क्रिया अकर्मक होगी। अगर एक का भी उत्तर आ जाता है तो क्रिया सकर्मक होगी और अगर दोनों का ही उत्तर नहीं आता है तो क्रिया अकर्मक होगी। इसको उदाहरण समझते हैं। गुरुजी ने हमें पुस्तकें पढ़ाई। अब यहाँ पढ़ाई क्रिया है। इस क्रिया शब्द से पहले क्या और किसको जोड़कर देखना है। पहले क्या जोड़ते हैं, यहाँ ये क्रिया शब्द से पहले क्या जोड़ दिया, यहाँ जोड़ते हैं क्या, तो क्या पढ़ाई, इसका सीधा सीधा उत्तर आता है पुस्तकें पढ़ाई, यानी क्या का उत्तर आ रहा है तो क्रिया क्या हो गई? सकर्मक हो गई। अब किसको जोड़ते हैं,
किसको पढ़ाई, हमें पढ़ाई, तो किसको का भी उत्तर आ रहा है, दोनों में से किसी एक का भी उत्तर आता है, तो क्रिया सकर्मक होती है। दूसरा उदाहरण देखिए, राधा सोती है, इसमें सोती क्रिया है, क्या सोती है, कोई उत्तर नहीं आ रहा है। किसको सोती है, इसका भी कोई उत्तर नहीं आ रहा है, तो क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया है। पहचान का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, जहाँ वाक्य में कोई चीज़ कम हो रही है या खराब हो रही है तो वहाँ पर क्रिया सकर्मक होगी, और जहाँ वाक्य में केवल कर्ता को ही जोर आता है तो क्रिया अकर्मक होगी। उदाहरण से देखिए, समझिए इसको। महेश आम खाता है, इसमें खाना खाता जो है वो क्रिया है, आम जो है वो आम खाने से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और जहाँ पर कोई चीज़ कम होती है वहाँ पर क्रिया कौन सी होती है, सकर्मक क्रिया होती है। तो इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। अब नीचे वाला उदाहरण देखिए, कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है, यहाँ दौड़ना क्रिया है, लेकिन यहाँ पर कुत्ता जो करता है इस वाक्य का, इसको ही जोर आ रहा है, सड़क पर दौड़ने पर कुत्ते को ही जोर आ रहा है, तो वहाँ पर क्रिया कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया होगी। ये पहचान जो है वो हमेशा आप याद रखिए, आपकी कंपटीशन की एग्ज़ाम हो उसमें आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया जो है वो छांटने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है इसका, इसलिए इस पहचान को हमेशा याद। अब है क्रिया के भेद, प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद किए जाते हैं। उसमें पहला जो है भेद सामान्य क्रिया, क्रिया का पहला जो भेद आएगा इसमें वो आएगा सामान्य क्रिया। जहाँ वाक्य में एक ही क्रियापद हो, यानी क्रिया जो है वो एक ही शब्द में हो, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, लड़के ने खाना खाया, खाना खाया, खाया जो है वो क्रिया है और क्रिया एक ही शब्द में है, इसमें खाना जो है वो क्रिया है। दूसरा है हम जयपुर जाएंगे, इसमें जाएंगे जो है शब्द वो क्रिया है, ये एक ही शब्द में आई है, इस कारण से ये सामान्य क्रिया है। अब अगला उदाहरण है राम आया, इसमें आया जो है क्रिया है, आना इसमें क्रिया है, वो भी एक पद में आई, एक शब्द में आई है, इस कारण से ये सामान्य क्रिया है। प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद होता है संयुक्त क्रिया। जहाँ वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाओं का मेल होता है, यानी वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं आती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया में एक क्रिया तो क्या होती है, मुख्य क्रिया होती है, और जो दूसरी क्रिया आती है वह उस मुख्य क्रिया की सहायक क्रियाएं होती है। उदाहरण देखिए, लड़का खाना खाता रहता है, इसमें खाना खाता खाता जो है वो क्रिया है और ये मुख्य क्रिया है, रहता है ये इसकी सहायक क्रिया है। तो इस वाक्य में एक तो खाना क्रिया आ गई और एक रहता क्रिया आ गई, रहना क्रिया आ गई, तो इसमें दो क्रियाएं हैं, इस कारण से ये संयुक्त क्रिया है। अगला है हम जयपुर जाते रहते हैं, जाते एक क्रिया है, ये मुख्य क्रिया है, और रहते हैं ये इसकी सहायक क्रिया है। तो इसमें दो या दो से अधिक क्रियाएं जहाँ पर आती है वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती है, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये नाम पद कहलाते हैं और इनसे बनने वाली जो क्रियाएं हैं वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सब नाम पद कहलाते हैं और इसी कारण से इनसे बनने वाली जो क्रियाएं हैं वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। उदाहरण देखिए, हाथ जो शब्द है वो संज्ञा है और इस हाथ शब्द से ही क्रिया बनी है। उसने मेरा प्लॉट हथिया लिया, हथिया जो शब्द है इससे काम का पता चल रहा है कि उसने हथियाने का काम किया है, छीनने का काम किया है। तो हथिया जो है वो इसमें क्रिया है, ये क्रिया जो है वो हाथ जो संज्ञा शब्द है उससे बनी है, इस कारण से हथिया जो है वो नाम धातु क्रिया है।
एक उदाहरण और देखिए सर्वनाम का। अपना शब्द है, वो सर्वनाम है। उसने मुझे सम्मान के साथ अपनाया। वाक्य में ये जो शब्द है ये काम के होने का बोध करवा रहा है। इस कारण से अपनाया जो शब्द है वो क्रिया है, और अपनाया जो क्रिया है वो सर्वनाम अपना से बनी है। इस वजह से ये सर्वनाम से बनी है, धातु रूप से बनी है, सर्वनाम से बनी है, अपना से बनी है। इस वजह से ये नाम धातु क्रिया है। एक है वह मुझे जुठलाने लगा। झूठ जो शब्द है उससे जुठलाना क्रिया बनी है, इसलिए नाम धातु क्रिया है। क्रिया का अगला भेद है पूर्वकालिक क्रिया। एक क्रिया होने के पूर्व के काल में, यानी क्रिया हो रही है उससे पहले के काल में, पहले के समय में एक और क्रिया होती है, वह क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। जहाँ वाक्य में एक क्रिया पूरी होकर दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, तो जो क्रिया पूरी हो गई है, समाप्त हो गई है, पहले हो गई है, वह क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखिए, अभय पढ़कर सो रहा है। इसमें दो क्रियाएं हो रही है, एक तो पढ़ने की क्रिया हो रही है और एक सोने की क्रिया हो रही है। लेकिन पढ़ने की जो क्रिया है वह सोने की क्रिया से पहले हो रही है, यानी पढ़ने की क्रिया क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। पढ़ने की क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया सोने की जो क्रिया है वो प्रारंभ हो गई है। तो जो क्रिया समाप्त हो चुकी होती है वो क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो इसमें पढ़कर, पढ़ना जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है। दूसरा उदाहरण देखिए, मोनिका नहाकर पढ़ने लगी। इसमें भी नहाना और पढ़ना दो क्रियाएं हैं, लेकिन दोनों साथ नहीं हो रही है। नहाने की क्रिया पहले हो रही है और पढ़ने वाली क्रिया बाद में हो रही है। तो पहले वाली जो क्रिया है, नहाने वाली जो क्रिया है वो समाप्त हो चुकी है। तो जो क्रिया पहले समाप्त हो जाती है वो क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो इसमें नहाना, नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है। अगला उदाहरण, अशोक पढ़कर खेलने लगा। दो क्रियाएं हो रही है, पढ़ने की क्रिया हो रही है और खेलने की क्रिया हो रही है, लेकिन दोनों क्रियाएं साथ नहीं हो रही है। एक क्रिया समाप्त हो गई है, एक क्रिया पूरी हो गई है। उस क्रिया के पूरी होने के बाद में दूसरी क्रिया शुरू हुई है। तो जो क्रिया पहले पूरी हो गई है वो क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें क्रिया के अंत में कर जुड़ा हुआ होता है। जिस क्रिया के अंत में कर जुड़ा हुआ होता है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे पढ़कर, नहाकर, खेलकर, जाकर, ऐसे कर जुड़ा हुआ होता है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। दूसरा बिंदु है, ऐसे शब्द में लिंग, वचन आदि के कारण विकार नहीं होता है। जैसे अशोक पढ़कर खेलने लगा, राधा पढ़कर खेलने लगी। तो पढ़कर जो क्रिया है इसमें लिंग, वचन आदि से कोई विकार नहीं होता है। क्रिया का अगला भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। जहाँ वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने की क्या देता है? प्रेरणा देता है। स्वयं कार्य नहीं करता है लेकिन दूसरे व्यक्ति से वो कार्य करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है, जहाँ कर्ता मूल क्रिया को स्वयं न करके उसे अन्य के द्वारा करवाने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखिए, माँ नौकरानी से खाना बनवाती है। माँ जो है वह खाना बनाने के लिए किसको प्रेरित कर रही है? किससे कर रही है? नौकरानी से कह रही है। तो यहाँ पर काम किसका हो रहा है? माँ का हो रहा है। काम कर कौन रहा है? नौकरानी कर रही है। तो इसमें खाना बनवाना जो मूल क्रिया है वह कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है, तो वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। माँ स्वयं नहीं बनाती। इसमें खाना जो है माँ स्वयं नहीं बना रही है, नौकरानी से बनवाती है। अगर इसी वाक्य को इस तरीके से कहते हैं, माँ खाना बनाती है, तो इसमें काम करने वाली कौन होगी? कर्ता कौन हो गया?
माँ जो है वो स्वयं काम कर रही है, खाना बनाने का काम कर रही है। लेकिन ऊपर वाला जो वाक्य है इसमें माँ जो है वो खाना बनाने के लिए किसको कर रही है, किससे प्रेरित कर रही है, नौकरानी को प्रेरित कर रही है। स्वयं बनाती है तो इसमें मूल क्रिया कौन सी हो जाती है, स्वयं बनाती है, मूल क्रिया ये हो जाती है। नोट देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, मूल क्रिया में जो प्रेरणार्थक क्रिया है उसकी जो मूल क्रिया होती है उसमें वाह लगाकर प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जाती है। जैसे उदाहरण से समझिए इसको, अजय धोबी से कपड़े धुलवाता है, वाह लग गया, नीचे वाला है। राधा राम से पत्र लिखवाती है, इसमें भी वाह जुड़े गया। तो मूल क्रिया जो है उसमें वाह लगाकर प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जाती है। और सभी प्रेरणार्थक जो क्रिया है वो हमेशा क्या होगी, सकर्मक ही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारी नई नई अपडेट्स वीडियो मिलते रहें। आज हमने जो पढ़ा उसकी PDF अगर आपको चाहिए तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।